हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा ग्रेविटेशन है, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में यहाँ पे जो की पॉइंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज ग्रेविटेशन के अंदर हम लोग ग्रेविटेशन क्या होता है, कैपलर्स लॉ क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ये पॉइंट क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारी चीजें हम लोग ग्रेविटेशनल इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ओके, ताकि आपको ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो एकदम एक बेसिक सा जो क्लियर है आपके दिमाग में हो जाए कि एक्चुअली में ग्रेविटेशन होता क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं और ग्रेविटेशन किसने ये इन्वेंट किया था, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा एक शॉर्ट डिटेल के अंदर अगर मैं हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अगर आपके अर्थ सरफेस पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंसीडर करता हूँ, ये सपोज आपका अर्थ सरफेस है। ओके, और ये हमारी पूरी अर्थ है। इस तरीके से मैं अर्थ को ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। सपोज यहाँ पे आप खड़े हैं। ओके, और आपने अगर किसी बॉल को अगर ऊपर अगर यहाँ पे ये किया है, ओके, तो ये समटाइम्स कुछ समय बाद वापस क्या होगी, ये नीचे आ जाएगी। ओके, तो ये नीचे क्यों आती है, नीचे आती है एक ग्रेविटी के कारण। जो ग्रेविटी क्या करती है, उस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसकी ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या है, ग्रेविटी का एक वैल्यू है, जी की वैल्यू होती है ग्रेविटी की। ओके, और इसी चीज को किसने डिफाइन किया था, यहाँ पे न्यूटन ने डिफाइन किया था। इसके लिए यहाँ पे ग्रेविटी के लिए हमेशा जो न्यूटन है, न्यूटन का जो एक यूनिट है वो हमेशा दिया जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना न्यूटन फोर्स लगने वाला है, 9.8। ओके, तो इस चीज के लिए हम लोग जो ग्रेविटी है इसके लिए हम लोग न्यूटन्स को सबसे ज्यादा क्रेडिट देते हैं ग्रेविटी के लिए, क्योंकि न्यूटन ने ही ग्रेविटी की खोज की थी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको एक छोटा सा एक आइडिया मिल गया होगा कि ग्रेविटी एक्चुअली में होती क्या है। ग्रेविटी इज नथिंग बट जो चीज वापस अगर कोई चीज को अगर आप अर्थ सरफेस पे, अगर आप अर्थ सरफेस से अगर आप कहीं दूसरे जगह पे भेजते हो तो वापस वो अर्थ सरफेस पे आने के लिए एक ग्रेविटी है, वो उसको ग्रेविटी उसके ऊपर लगती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वापस अर्थ सरफेस की तरफ वो आ जाता है। ओके, ओके, ये समझ गया होगा। लेकिन एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो वो क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं। ओके, रॉकेट लॉन्चर में आप देखते हो कि इस तरीके से आपका सपोज ये है आपका रॉकेट लॉन्चर। ओके, जो भी आपका रॉकेट है ये यहाँ पे आपने रॉकेट रखा है। ओके, इस तरीके से आपका एक रॉकेट है, मल्टीपल स्टेजेस रॉकेट के होते हैं। ओके, और इस रॉकेट को अगर सपोज हमें क्या करना है, अर्थ सरफेस से बाहर भेजना है। ओके, तो अर्थ सरफेस से बाहर भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेज को इग्नाइट करते हैं और इग्नाइट करने के बाद हम लोग जो हमारी एक्चुअल जो न्यूटन की फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस न्यूटन की फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रिवर्स फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी ये न्यूटन की फोर्स तो इस तरह से काम कर रही है, लेकिन अगर हमें सपोज अर्थ सरफेस को क्रॉस करना है, हमारे एटमोस्फियर से बाहर जाना है। ओके, इस एटमोस्फियर के बाहर ही क्या होगा कि जो न्यूटन फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी वहां पे जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। ओके, तो सपोज मेरे को क्या करना है, इस आपको आपको इस एटमोस्फियर से बाहर जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस रॉकेट से क्या होता है कि 9.8 से ज्यादा की जो एनर्जी है, फोर्स है, उसको अप्लाई किया जाता है, तभी जाके ये क्या करता है, जो आपका एटमोस्फियर है उसको जाके वो बाहर निकलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का वो आइडिया हो गया होगा कि दो तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई होते हैं, एक तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में और एक आपका रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, तो ये एक छोटा सा चीज था जो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन को भी देख ले, ताकि आपका जो थोड़ा सा दिमाग है, अगर आप नहीं खुला है अभी तक, तो आपको दिमाग पूरी तरह से खुल जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखें कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो सपोज इस चीज को हम लोग यहीं पे दिखाते हैं।
ओके। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ओके। इस पे अभी कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे अभी जो फोर्स है वो क्या है, जीरो है, ओके। यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो जीरो है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ओके, तो ये क्या होगा, इस प्लेस से यहाँ पे अगर इस प्लेस पे है तो इस प्लेस से वो क्या करेगा, धीरे धीरे मूव होगा और इस तरह के इस जगह पे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हुआ है, फोर्स के कारण। इसीलिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक्ट करते हो, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो आपको एक डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है, वो एक्चुअल पोजीशन को वो छोड़ के एक दूसरी पोजीशन पे वो क्या करता है, चले जाता है, मूव करता है, ओके। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, और ये फोर्स आप किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन देखें कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फेमिलियर विथ, ओके। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं जिनसे आप आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उनके अंदर आप पढ़ने वाले हो, ओके। उसके बाद थर्ड वाला देखो क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमने ग्रेविटी के बारे में, यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में बताया है, ओके। तो आपको वैसे ही क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हो, उसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना है, ओके। उसके बाद वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स, ओके। तो ये चीजें यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, यूनिवर्सल फोर्स क्यों है आपकी जो ग्रेविटी फोर्स है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ओके। यानी अगर ये इंडिया में एप्लीकेबल है तो ये आगे जितने भी वेस्टर्न कंट्री है या साउथ की कंट्री है, ओके, नॉर्थ की कंट्री है, वो सारी जगह इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। इसके लिए इसको यूनिवर्सल SI यूनिट भी कहा जाता है, ओके, स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। And it act not only between the two object on the earth but it also between the any two object in the universe, okay। और ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है बल्कि दो यूनिवर्स के बीच में भी आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका यूनिवर्स हो गया। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द अर्थ, ये सब जगह क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ओके। तो ये आपको एक ग्रेविटेशनल का एक छोटा सा जो फोर्स का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, ओके। उसके बाद अगर नेक्स्ट आगे मूव करें, ओके, कि एक्चुअली में आपका ग्रेविटेशन होता क्या है, तो यहाँ पे आप सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ओके। तो सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ओके। तो इस एग्जांपल को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आप देखें, इस एग्जांपल को कंसीडर करते समय यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक लेडी बैठी है, ओके। यहाँ पे आप सर आइजैक न्यूटन का ले ले एग्जांपल ले ले, ओके। सर आइजैक न्यूटन बैठे हैं यहाँ पे, और ये एक एप्पल का ट्री है। जैसा आपने बहुत से स्टोरी में सुना होगा कि आइजैक न्यूटन के सर पे क्या गिरता है, एक एप्पल गिरता है, और एप्पल गिरने के बाद सर आइजैक न्यूटन सोचते हैं कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया बल्कि नीचे की तरफ ही क्यों आया। तो आप सभी को पता है कि अगर आपके पास एक अर्थ है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर में होता है, ओके। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा सेंटर में होता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके दोनों पोल्स यानी वही एक सेंटर हो गया, ओके। ये इसका पोल होगा तो वो उस साइड जो दूसरा पार्ट होगा वहां पे क्या होगा, एक दूसरा पोल होगा। तो यहाँ पे सेंटर पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने के लिए मिलता है। इसके लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टूटता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ फॉल होता है, क्योंकि नीचे की तरफ फॉल होने का एक रीजन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो पॉजिटिव में होती है, ओके। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव चीज है वो अपने आप को क्या करती है, लेबल करना चाहती है, ओके। यानी वो एक ऐसे चीज को अचीव करना चाहती है जहां से वो किसी भी स्टेट में ना जा सके, ना ही वो नेगेटिव रहे ना ही पॉजिटिव रहे। इसके लिए वो जो भी आपकी फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो न्यूटन फोर्स है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो उस चीज को वो किस तरीके से सरफेस पे आएगा और सरफेस पे आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वो चीज यहाँ पे गिर रही है, ओके, तो ये यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद जो इसकी न्यूटन की फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। ओके, और यहां से आपको ये पता चलता है कि अगर आपकी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सरफेस पे आता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन अगर जैसे हमने रॉकेट का एग्जांपल दिया तो रॉकेट के अंदर के एग्जांपल के अंदर क्या हो जाती है, ये जो आपका ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट में चले जाता है और पॉजिटिव में चले जाता है। ओके, और इस तरीके से इसके लिए हम लोग किसी भी रॉकेट को, ओके, हम लोग इसके जो एटमॉस्फेयर है उसके एटमॉस्फेयर के बाहर हम लोग आसानी से भेज सकते हैं। ओके, और ये एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है न्यूटन का। ओके, और न्यूटन्स के और भी लॉ हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये सारी चीजें भी हम लोग आगे जो लेसन है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया है फोर्स एंड मोशन के ऊपर। ओके, तो ये आपका एक और टॉपिक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ओके, फोर्स एंड मोशन, तो ये दोनों चीजें किस तरीके से एक साथ इंडिपेंडेंट होती है, एक तरह से इंटरकनेक्टेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, उसके बाद एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। उससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करो उससे पहले यहाँ पे आप फोर्स और मोशन के बारे में आप थोड़ा सा समझ ले। ओके, कि अगर किसी भी चीज के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, ये अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव होगा। ओके, तो ये आप मानते हैं और इसी चीज को यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या आता है, मोशन के अंदर आ जाता है। ओके, और इसके वजह से जो उसकी स्पीड है या उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, उनके बारे में इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक बहुत ही स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअली में जो आइजैक न्यूटन है उनका बर्थ प्लेस क्या है। ओके, वो सारी चीजें वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने साइंटिस्ट, वो कैसे साइंटिस्ट थे, वो सारी चीजें यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्राइब की गई है। ओके, तो आप इसको रीड कर ले और ये मेरा यही कहना है कि प्लीज आप इनके बारे में पढ़ें और इनके अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, इनके बहुत सारे ऐसे जो रिसर्च पेपर है वो अगर आप पढ़ते हैं आइजैक न्यूटन के तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप के फोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी आपको अलग अलग फोर्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ग्रेविटी के कारण हो गया, लेकिन अगर आप सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें या फिर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये दो चीजें यहाँ पे हैं लेकिन दोनों चीजें अलग अलग होती है। सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या फर्क होता है, सर्कुलर मोशन यानी एक सर्कल के अंदर, ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये सेकंड वाला जो डायग्राम है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर आप देखें यहाँ पे कि ये थ्रेड यहाँ से क्या हो रहा है कि ब्रेक हो गया है। ओके, तो यहाँ से अगर ये थ्रेड ब्रेक हुआ तो या तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ यहाँ से मूव करने की बजाय ये गोल गोल घूमने की बजाय क्या होगा, जहां से वो ब्रेक होगा उसी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट चले जाएगा। ओके, तो इस चीज को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसमें आपने फोर्स अप्लाई करके आप उस चीज को घुमाते रहे हो, लेकिन अगर फोर्स यहाँ पे अगर आप अचानक से ब्रेक करते हो तो अचानक से फोर्स यहाँ पे अगर ब्रेक होता है, इस पहले वाले अगर डायग्राम में देखो तो फर्स्ट वाले डायग्राम में यहाँ पे ये एक सिंपल सा अगर आपने व्हील लिया है, अगर इस व्हील को अगर आप किसी धागे से बांधते हैं और इसको राउंड राउंड करते हैं, ओके, तो ये तो राउंड राउंड घूमेगा। लेकिन अगर सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे थ्रेड है, लेकिन ये थ्रेड क्या है, कनेक्टेड नहीं है। तो अगर यहाँ से ये थ्रेड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करने लगेगा, बल्कि सर्कुलर घूमने के बजाय। ओके, तो ये दो तरीके का फोर्स होता है, जिसमें अगर आप फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखने के लिए मिल गया। ओके,
उसके बाद यहाँ पे कैप्लर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स की बात करें, न्यूटन्स के थ्योरी में, ग्रेविटेशनल की थ्योरी में जो कैप्लर्स लॉ है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में आपका कैप्लर्स लॉ होता क्या है। ओके, कैप्लर्स लॉ ये एक तरीके से आप सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसा ही आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर कैप्लर्स लॉ के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपका जो प्लैनेट है, ओके, तो सपोज मेरे पास ये एक सन है। ओके, ये सन को मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, ये सन हमारा क्या है, चमक रहा है। ओके, तो ये सन को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा लाइट दे दिया है, लाइटिंग दे दी है, ये मेरा सन है। ओके, आप सभी को पता है कि सन के चारों बाजू क्या होते हैं, आपकी जो अर्थ रिवॉल्व होते हैं, तो ये आपका छोटा सा अर्थ है। ओके, अर्थ क्या होता है, सन के चारों बाजू क्या होता है, रिवॉल्व होता है इस डायरेक्शन में। ओके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये दो डायरेक्शन होते हैं, लेकिन जो आपका अर्थ होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम हो गया जिस तरीके से आपका प्लैनेटरी मोशन होता है उसका। ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप अर्थ की बात करें तो अर्थ के चारों बाजू भी जो मून होते हैं वो एक प्लैनेटरी मोशन करते हैं। ओके, ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो कैप्लर्स लॉ है, कैप्लर्स लॉ ने किस तरीके से इस छोटे से कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन किया है, वो आप यहाँ पे देखने लायक है। ओके, और इसको समझने लायक है। जैसे अगर कैप्लर्स का अगर फर्स्ट लॉ देखें, ठीक है, तो कैप्लर्स के फर्स्ट लॉ में यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपका सिंपल सा एक सन है। ओके, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारा ये है ए, बी, सी, डी और ई, एफ। तो ये यहाँ पे अलग अलग क्यों डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट आपका अगर ई और एफ पे है तो वो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मोर होगा। ओके, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, मोर नहीं होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा, ये लेस देन होगा आपका ई एफ से और मोर देन होगा आपका ए बी से। तो उस हिसाब से आपको जो इसका डिस्टेंस है वो आपको डिफाइन करना है। ओके, तो कैप्लर्स जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एंड द एक्लिप्स विच आर द सम एंड वन ऑफ द फोकाई। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि इस चीज को, सन को यहाँ पे क्या किया है, एक फोकाई के रूप में और ये किया है, कॉन्सेंट्रेट किया है कि जितने भी प्लैनेट है, जितने भी चीजें वो क्या करती है, सन के ऊपर फोकस करती है। ओके, और ये यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है यहाँ पे एस से दिखाया गया है। ओके, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो कि कैप्लर्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर कैप्लर्स का सेकेंड लॉ देखो, ओके, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में आपको बहुत ज्यादा ये नहीं देखने के लिए मिलेगा, डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, बल्कि जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लांट एंड द सन विथ इक्वल एरिया इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर आप ई और एफ में देखते हो, ई और एफ में अगर आपको ई से एफ तक जाने में अगर आप 60 सेकेंड ले रहे हो, ओके, और यहाँ पे अगर आप सी और डी में देखते हो तो सी और डी में जाने के लिए आप यहाँ पे अगर आप 55 सेकेंड ले रहे हो, ओके, ये आपका हो गया। अगर आप ए और बी में देखो तो यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट लग रहा है, यहाँ पे सपोज मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, आपको इस चीज को आपको एक समझने वाले अंडरस्टैंडिंग वे में लेना है। ओके, तो अगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका जो सेंटर है, अगर जो कभी भी जो ऑब्जेक्ट है यस इस ई और एफ वाले वैल्यू पे रहेगा तो आप समझ जाना कि इसकी इसका जो ये है क्या बोलते हैं, ई दोनों के बीच में जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, वो क्या होगा, दोनों के बीच में सेम होगा। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा, ताकि आपको पूरा अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है, 2 लॉ ऑलरेडी देख लिया हमने। कैप्लर्स का ये थर्ड लॉ क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन्स डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से जो थर्ड लॉ है उसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये सन है सपोज मेरे पास, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन के अराउंड जो भी आपका रिवॉल्व होने वाला है, ये आपका सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उस सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डायरेक्टर ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये आप समझना होगा कि जो भी सन है वो क्या है, एक मेन फोकाई, मेन सेंटर है। ओके, और ये जो सन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस ऑफ द
प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी दिया है कि किस तरीके से आप कैपलर्स थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकते हो। टी स्क्वायर ए आर स्क्वायर आर क्यूब। ओके, तो टी यहाँ पे आपको दिया है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और के आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कैपलर्स ऑब्टेन दिस लॉज स्पेशली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पॉइंटिंग ऑफ द प्लैनेट ऑब्जर्व बाय द रेगुलर ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ तक आपको कैपलर्स के जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ये तीनों के तीनों जो लॉ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज का जो हमारा पहला पार्ट था, पहले पार्ट का हमने जितना भी वीडियो कवर करना था वो हमने कवर कर लिया है। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर ले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, और सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।